हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होपफुली आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। स्टूडेंट, एक कहावत है कि जिंदगी की खासियत है झुकती नहीं जिंदगी, सांसें रुक जाती है मगर रुकती नहीं जिंदगी। अब आप बोलोगे क्लास की बिगिनिंग में ही जिंदगी रोकने की बात क्यों कर रहे हो? क्योंकि जहां तक जिंदगी की बात है ये नेचर से जुड़ी होती है, चाहे हमारी जिंदगी हो, चाहे किसी प्लांट की, किसी एनिमल की, या पूरे ये जो हम यूनिवर्स या इस अर्थ की बात करते हैं, एटलीस्ट अर्थ की बात करते हैं, तो वहां पर ये नेचर से हम कनेक्टेड है। इवन वी आर ऑल्सो नेचुरल। हम कोई आर्टिफिशियल रोबोट टाइप थोड़ी ना है, लेकिन हम नेचुरल हैं। और रोबोट में हमें फर्क क्या है? रोबोट को तो बैटरी से चार्ज कर लिया, हमको रिक्वायर्ड है मिनरल्स की, विटामिन की, प्रोटीन्स की, और सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट है किसकी? ऑक्सीजन की। क्लियर? ऑक्सीजन जो होती है हमारी पूरी बॉडी के अंदर जो होता है, ब्लड सर्कुलेट करता है, वहां पर हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से कंबाइन होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन कॉम्प्लेक्स बनाता है, और पूरी ब्लड के अंदर ये सर्कुलेट हो रही है कौन? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है, एक्वेटिक एनिमल, स्पेशली हम फिश के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हम एक्वेटिक जब भी दिमाग में आता है फिश का पिक्चर दिमाग में आता है। तो फिश जो होती है वो जो रेस्पिरेशन कर रही है, कहां से कर रही है? लंग से या गिल से? गिल से। हम करते हैं कहां से? लंग से, क्योंकि हम जो एटमॉस्फेयर के अंदर ऑक्सीजन होती है, हमारे बॉडी में सिस्टम है कि हम उस ऑक्सीजन को ले सकते हैं। ऑब्वियस है ऑक्सीजन का अमाउंट एटमॉस्फेयर में ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर, लेकिन वाटर के अंदर भी ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है। आपने ये पढ़ा होगा कि वाटर के अंदर हर मैटर थोड़ा या ज्यादा अमाउंट के अंदर डिसॉल्व होगा। तो ये जो अपने गिल्स हैं उससे वाटर में डिसॉल्व ऑक्सीजन को लेते हैं। सोचो अगर वाटर कंटेमिनेटेड हो जाए, उसके अंदर बैक्टीरिया ज्यादा पनप जाए, उसके अंदर ऑक्सीजन का अमाउंट कम हो जाए, तो सोचो ये जो एक्वेटिक लाइफ है कितनी एंडेंजर्ड हो जाएगी। क्लियर? चाहे वो सी वाटर हो, लेकिन उसके अंदर भी ऑक्सीजन होती है। क्लियर? आज हम वही जानते हैं कि कौन कौन से ऐसे मिनरल्स होते हैं जिनकी अमाउंट हमारी बॉडी में रिक्वायर्ड तो है, लेकिन एक्सेस होते ही वो हार्मफुल हो जाएगा। क्लियर? और इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे ही क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर। सो हैव अ लुक। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी। इसमें आपको एक सिंपल एग्जांपल के तौर पे आपको बताना चाहूंगा मैं। सपोज ये कोई पॉट है, इस पॉट का मतलब क्या हुआ? इसमें है वाटर का सैंपल, ब्लू कलर ही बना देते हैं, ये वाटर का सैंपल है। ठीक है? अब वाटर का सैंपल 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, कोई भी वाटर हमने किसी से ले लिया है। अब ध्यान देना, इसके अंदर भी कुछ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। नेक्स्ट, अब इस ऑर्गेनिक मैटर को क्या करना है? हमें डीकंपोज करना है। या तो आप डीकंपोज वाटर वर्ड काम में लो, अदरवाइज ले लो आप ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन करना है इस ऑर्गेनिक मैटर का। अब आप बोलो क्यों करना है? ध्यान देना कि हर ऑर्गेनिक मैटर अगर प्रेजेंट है तो वहां पर बैक्टीरिया भी होंगे, तो आप नहीं करोगे तो क्या होगा? वो भी क्या कर देंगे? ब्रेकडाउन कर लेंगे। क्लियर? बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट, ध्यान देंगे। ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, उसको डीकंपोज या ब्रेकडाउन कर रहा है। कौन कर रहा है? बैक्टीरिया कर रहा है। अब जैसे हम भी सांस लेते हैं, हमें भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, तो बैक्टीरिया जो बैक्टीरिया उसको भी ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड है। किस लिए? कि ये जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है कि रिक्वायर्ड ऑक्सीजन बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर सैंपल। हैव अ लुक। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड by bacteria to decompose organic matter present in certain volume of water sample। अगर हमने ये certain volume ले लिया water sample का, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, जितना भी हो XYZ हो, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो इसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट है वो कितनी ऑक्सीजन चाहते हैं इसको ब्रेक डाउन करने के लिए। अब आप बोलोगे ब्रेक डाउन करने में ऑक्सीजन कहां है? ध्यान देना, बैक्टीरिया भी रेस्पिरेशन करेगा, उसको ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। मे बी इस ऑर्गेनिक मैटर को अगर डिकंपोज किया, कोई नया कंपाउंड बना, उसमें भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर जितनी भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स व्हाटएवर और फ्रॉम सराउंडिंग वाटर जो इसमें डिसॉल्व है, उसी को हम बोलेंगे बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्यों बायोकेमिकल बोला? क्योंकि बायोलॉजिकली बैक्टीरिया एक केमिकल रिएक्शन करके ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो बायोकेमिकल वर्ड आ गया यहां पे, और ऑक्सीजन की डिमांड है ही है। क्लियर? अब ध्यान देना,
अगर ये पानी फ्रेश वाटर होता, फ्रेश वाटर, इसका मतलब इसमें ऑक्सीजन क्या होती, ज्यादा होती, ऑलरेडी ज्यादा होती। क्लियर? तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता, ऑब्वियस से कम होता। तो बैक्टीरिया की जो इनको डिकंपोज करने के लिए जो डिमांड होती वो भी क्या होती, कम होती। ऑब्वियस सी बात है, कम ऑर्गेनिक मैटर है तो बीओडी क्या होगी, कम होगी। अगर ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर ज्यादा है, ये कंटेमिनेटेड वाटर है, खराब वाटर है, तो बैक्टीरिया को इनको ब्रेक डाउन करने के लिए ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। क्लियर बात? तो वही बात है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट बनता है, यही समझेंगे आप कि फ्रेश वाटर जो होता है ऑब्वियस है उसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होगा या ना के बराबर होगा, तो उसकी बीओडी जो होगी वो लेस देन 5 ppm होगी। पीपीएम कौन सा आप पढ़ चुके हैं, पार्ट्स पर मिलियन। लेकिन जो पॉल्यूटेड वाटर, कंटेमिनेटेड वाटर होगा उसकी होगी 17 ppm से भी ज्यादा। तो क्वेश्चन आपका यहां से बनता है, फ्रेश वाटर कितनी होती है और पॉल्यूटेड वाटर की बीओडी, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कितनी होगी। हैव अ लुक, ये होगी डेफिनेशन, ये हो गया इसके बारे में इंफॉर्मेशन। लेकिन कई बार हम बात करते हैं कि वाटर के अंदर डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, तो उसके लिए एक वर्ड आता है डीओ, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। कोल्ड वाटर की बात हो रही है बच्चों, ये भी एक डेटा दे रखा है आपको एनसीईआरटी में। ये टॉपिक पूरा एनसीईआरटी से ही है और वहीं से क्वेश्चन बनेगा। इस चैप्टर को आप एनसीईआरटी के तौर पर ही मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जो भी क्वेश्चन बनता है वो उसके बियॉन्ड जाता ही नहीं, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट, डीओ जो होगी, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, वो 10 ppm आएगी। किसकी बात कर रहा हूं मैं, कोल्ड वाटर की। लेकिन हम एटमॉस्फेयर की, हम जो बात करते हैं हमारे लंग्स के लिए जो एटमॉस्फेयर में है वो कितनी है, 2 लाख ppm। दिख रहा है, 2 लाख ppm है। लेकिन ये तो हमारी बात है, हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन वाटर, वाटर सैंपल की बात कर रहे हैं। लास्ट टॉपिक भी हमारा वाटर पॉल्यूशन ही था। तो डीओ होगी कोल्ड वाटर के अंदर 10 ppm, लेकिन इतनी होनी चाहिए। अगर इससे कम हो जाए, 10 से कम हो जाएगी 9 चल जाएगा, 8, 7, 6 से अगर कम हो जाएगी डीओ, तो ग्रोथ ऑफ फिश इनहिबिटेड, उसके अंदर जो मछली जल की रानी है वो रानी नहीं रहेगी। क्लियर? क्योंकि कंटेमिनेटेड हो गया पानी, तो कैसे रहेगी मछली जल की रानी। समझ गए बात को? तो 6 ppm से कम होते ही डीओ, रानी को नानी याद आ जाएगी। इसलिए फ्रेश वाटर जो है वो होना चाहिए, फ्रेश वाटर नहीं होगा उसकी डीओ कम हो जाएगी। अब बात समझ रहे? तो डीओ जो है वो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है। ये कॉन्सेप्ट जस्ट ऑपोजिट है बीओडी से। बात समझ रही है आपको? तो डीओ जब कम होगा, डीओ जब कम होगा तो वो कंटेमिनेटेड वाटर हो जाएगा। लेकिन बीओडी जब कम होगी तो वो फ्रेश वाटर हो जाएगा। दोनों का कॉन्सेप्ट समझे? ये तो डिसॉल्व ऑक्सीजन, मतलब कितनी ऑक्सीजन इसके अंदर घुली हुई है, प्रेजेंट है, उसके है। तो ये डिसॉल्व ऑक्सीजन ज्यादा होनी चाहिए, तभी तो ज्यादा वहां पे आराम से इजीली सांस ले पाएंगे। क्लियर? और वो वाटर भी क्या होगा, फ्रेश होगा, जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी उसमें। बात समझ? तो डीओ होनी चाहिए ज्यादा, 10 ppm। कम होते ही वाटर कंटेमिनेटेड, फिश की ग्रोथ रुक जाएगी। और बीओडी, बीओडी का मतलब क्या हुआ कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर है। अगर ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो कंटेमिनेटेड ज्यादा होगी, तो बीओडी बढ़ जाएगी। तो बीओडी ज्यादा होने से वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल, वनडे इंटरनेशनल नहीं है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर के अंदर कुछ मिनरल्स होने चाहिए, उनके स्टैंडर्ड फिक्स कर दिए गए हैं। सबसे पहले देखो क्या है, फ्लोराइड। ये दांतों के लिए क्या यूजफुल भी होता है। आपको टूथपेस्ट में नमक है, उसमें फ्लोराइड है, उसमें तुलसी है, सरसों है, नींबू है, पता नहीं आजकल तो टूथपेस्ट में सब कुछ डाल दिया है। क्लियर? तो हैव अ लुक, फ्लोराइड जो है वो 1 ppm, 1 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए। अगर इसका एक्सेस हो जाएगी, इफेक्ट ऑफ एक्सेस बढ़ जाएगी तो क्या होगा, देखो ध्यान देना, 1 ppm ज्यादा, 2 ppm होते ही मॉटलिंग ऑफ टीथ, पीले पीले टीथ हो जाएंगे, थोड़े उसमें खड्डे पड़ जाएंगे। ठीक है? और 10 ppm होते ही हार्मफुल फॉर बोन्स एंड टीथ, हड्डियों के लिए भी हार्मफुल है और टीथ के लिए भी हार्मफुल है। कौन है? फ्लोराइड। एक पॉइजन का काम करने लग जाएगा जब इसकी एक्सेस हो जाएगी। हम नमक की बात करते हैं, खाना खाने हैं हम नमक काम में लेते हैं, नमक के बिना हमें खाने का स्वाद नहीं आता। लेकिन नमक अगर ज्यादा हो गया पॉइजन का काम करेगा। पॉइजन मतलब हम खरा खा नहीं सकेंगे उसको। सिमिलरली शुगर, मिठाई हमें पसंद है, आइसक्रीम हमें पसंद है, ठीक है, तरह तरह की मिठाइयां होती है, या जो मिल्क शेक हो गया, हम उसके अंदर एक सर्टेन अमाउंट शुगर लेते हैं। अगर उसकी एक्सेस हो जाए,
अगर उसकी एक्सेस हो जाए तो मैंगो शेक के अंदर मैंगो का स्वाद ही नहीं आएगा, खारा हो जाएगा वो। तो एक्सेस अति सर्वत्र वर्ज्यते, इसका मतलब है किसी भी चीज की एक्सेस काम की नहीं है, और ज्यादा एक्सेस होगी तो क्या हार्मफुल इफेक्ट होगी वो भी आपको जानना है। ये है आपका टॉपिक। नेक्स्ट यहां पे मैं देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कर रहा हूं, नाइट्रेट दे रखा है 50 ppm होना चाहिए। अगर इससे ज्यादा हो गया बहुत ही शानदार डिजीज हो जाएगा। शानदार तो क्या होना नहीं चाहिए, ब्लू बेबी सिंड्रोम। बेबी मतलब छोटा सा बेबी बच्चा, उसकी स्किन हो जाएगी कैसी, ब्लू कलर की हो जाएगी। इसको एक और भी बोलते हैं मिथेमोग्लोबिनेमिया, इसका नाम होता है मिथेमोग्लोबिनेमिया। तो ये वाला जो टॉपिक है नाइट्रेट वाला, इसको तो आप बहुत ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट कर लो, इससे ही क्वेश्चन बनता है। क्लियर, ये क्वेश्चन आ भी चुके हैं। नेक्स्ट सल्फेट की बात करूं, 500 ppm होना चाहिए। अगर एक्सेस हो जाएगी तो लैक्सेटिव इफेक्ट, पेट के अंदर जो हमारे इंटरनल मेटाबॉलिक सिस्टम है उसमें हार्मफुल होगा। नेक्स्ट सल्फेट कहां पे है, आपने पढ़ा होगा हार्ड वाटर के अंदर सल्फेट भी होता है। लेड की बात करूं, लेड एक खतरनाक पॉइजन है। यहां अभी तो हम पीपीएम ले रहे हैं, पीपी भी आ गया, पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, मिलियन का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर, लिख देता हूं मैं। एम मतलब मिलियन का मतलब 10 की पावर -9, और बिलियन का मतलब 10 की पावर 12 मिलियन, लिख देता हूं मिलियन, और ये हो गया बिलियन। नेक्स्ट 50 ppb है, काम चल जाएगा। अब आप बोलोगे लेड आएगा, ऐसे लेड के कुछ पाइप्स वगैरह भी होते हैं, उसमें भी वाटर के अंदर वो आ जाता है। डैमेज किडनी, अरे ब्रेन, ओ हो लीवर, अरे बचा ही कुछ नहीं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम सब खत्म। जो इंपॉर्टेंट हमारे ऑर्गन्स है उसको डैमेज कर रहा है कौन, लेड। ये सबसे ज्यादा हार्मफुल है, तो लेड के बारे में भी आप लिख लें। नेक्स्ट पीएच, हमारी बॉडी की पीएच की बात हो रही है, जनरल होनी चाहिए। हमारी बॉडी के अंदर बफर सिस्टम होता है, इससे पीएच मेंटेन रहती है, कम ना ज्यादा, 5.5 से 9.5। अगर इसके बीच में पीएच है तो काम चल जाएगा। बहुत से अलग अलग होते हैं, लाइक ब्लड की पीएच होती है 7.4, ब्लड भी एक तरह का बफर सॉल्यूशन है, लेकिन अगर उसकी पीएच बढ़ गई घट गई प्रॉब्लम हो जाएगी। सेम बफर सिस्टम ऑफ बॉडी गेट्स डिस्टर्ब्ड, अगर ये पीएच भी वेरी करेगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर बात, इनको लिख लो आप। तो ये जो फ्लोराइड है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि अगर 1 ppm कॉन्सेंट्रेशन है उसकी, तो वो क्या है, टॉलरेबल है, हमारी बॉडी टॉलरेट कर सकती है और रिक्वायर्ड भी है। 2 ppm होते ही हमने क्या बोला, वो मॉटलिंग ऑफ टीथ करेगा, और 10 ppm होते ही फ्लोराइड क्या कर रहा था, बोन्स के लिए और टीथ के लिए काफी वेरी हार्मफुल हो रहा था। अब ध्यान देना, टीथ जो होते हैं उसके ऊपर सबसे हार्ड एक मैटर होता है, हम उसको बोलते हैं इनेमल। आपने सुना होगा कभी बायो के अंदर, कभी भी कोई भी टीथ होता है उसके ऊपर एक हार्ड कवर होता है, कोटिंग होती है, उसको हम बोलते हैं इनेमल। तो ये इनेमल को और हार्ड कर देता है और अच्छा स्ट्रांग बना देता है कौन, फ्लोराइड। कब तक, जब वो 1 ppm तक है। देखो ये एक फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, ये आपके 12th क्लास के अंदर पी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर भी आपको मिलेगा, और ओर्स जो एक टॉपिक होता है ओर, वहां पर ये फॉर्मूला आता है। ध्यान देना, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है। कैल्शियम पे क्या चार्ज होता है, और ये PO4 है, फॉस्फेट, इसका 3 चार्ज यहां पर आ रहा है, इसका कैल्शियम का 2 चार्ज यहां पे आ रहा है, कैल्शियम फॉस्फेट बन गया, और ये है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। 3:1 के अंदर है, 3:1 के अंदर है। इसको बच्चों हम बोलते हैं हाइड्रोक्सी एपेटाइट। देखो किसी और के कॉमन नाम होते हैं, वैसे इसका हाइड्रोक्सी एपेटाइट एक कॉमन नाम है। अब ध्यान देना, अगर फ्लोराइड आयन आएंगे तो इसको डिस्प्लेस कर देंगे OH को, ये कॉम्प्लेक्स, तो बन जाएगा Ca3PO4 होल्ड वाइज, एज इट इज लिखेंगे हम इसको। नेक्स्ट इंस्पाइट ऑफ हाइड्रोक्साइड हम लिख देंगे CaF2। कुछ बात समझ आपको, तो 2 फ्लोराइड आयन आएंगे और 2 OH माइनस आयन जो हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो ये जो इनेमल था उसको क्या कर रहा है, मच हार्डर, ये हम बोला है हार्डर होता है। क्या बोलेंगे इसको, हाइड्रोक्सी एपेटाइट था, इसका नाम होगा फ्लोर एपेटाइट। तो एपेटाइट आता है कैल्शियम फॉस्फेट के लिए। एक चीज हमको क्या करनी है वापस, 3:1 यहां पर लेना है, एपेटाइट। तो ये इनेमल को हार्ड कर देगा कौन, फ्लोराइड, और ज्यादा होते ही प्रॉब्लम करेगा, ज्यादा चाहे नमक हो चाहे शुगर हो प्रॉब्लम करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हमने यहां लिखा है मैक्सिमम प्रेस्क्राइब्ड कॉन्सेंट्रेशन। बच्चों ये भी मैं इसलिए कह रहा हूं कॉम्पिटिशन में इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो सीक्वेंस है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है, अगर इसमें भी ज्यादा और कम होता है तो हमारे बॉडी में काफी डैमेज होते हैं। हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कितनी कॉन्सेंट्रेशन रिक्वायर्ड है।
जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज एंड कैडमियम। ये हम बात कर रहे हैं। कहां पर बात कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम प्रेस्क्राइब कॉन्सेंट्रेशन। ये हमारी बॉडी में ना हम बात करेंगे किसमें? देखो वाटर की बात कर रहा हूं, वाटर लिख देता हूं यहां पे। ऑब्वियस स्टिल वी आर स्टडिंग व्हाट द वाटर टॉपिक, वाटर पॉल्यूशन। तो जिंक, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, मैग्नीज एंड कैडमियम कहां पे दे रखी है कॉन्सेंट्रेशन? पीपीएम के अंदर, पार्ट्स पर मिलियन के अंदर। सबसे ज्यादा देखो किसकी है? जिंक की है 5 ppm। नेक्स्ट कॉपर 3 ppm, आयरन 0.2, एल्यूमिनियम भी 0.2 ppm। ये ppm ऑब्वियस हमारे बॉडी में तो आएगा नहीं, बॉडी में होता तो कुछ ग्राम में आता। क्लियर? ये वाटर के अंदर आ रहा है। इतने वाटर, किसी वाटर के अंदर ये मिनरल्स अगर प्रेजेंट हो तो टॉलरेबल है। इससे ज्यादा होते, कम होते, डेफिशिएंसी और एक्सेस से डिजीज होते हैं। नेक्स्ट मैग्नीज 0.05 एंड 0.005। अब आपको लग रहा है मैंने थोड़ा डिक्रीजिंग ऑर्डर में ले लिया है। क्या लिया? देखो तो 5 लिया, 3 लिया, फिर 0.2 हमने लिखे हैं कितने? 2 बार लिखे, फिर 0.05 और लास्ट में 0.005 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। कैसे याद रखेंगे इसको? ये है डिक्रीजिंग ऑर्डर कि जाने क्यों फिर आलू मनाए कढ़ाई में, जाने क्यों फिर आलू मनाए कढ़ाई में। तो बनाए ना लिख करके हमने लिख दिया है मनाए। आपको मालूम है अटपटे सेंटेंस बनते हैं तभी, क्योंकि ये कुछ सीक्वेंस को कैसे याद रखें। तो जाने से जिंक आएगा, क्यों से कॉपर आएगा, फिर Fe आयरन, आलू Al एल्यूमिनियम, मनाए Mn मैग्नीज, कढ़ाई में Cd इट मींस कैडमियम। क्या सीक्वेंस बन जाएगी कि जाने क्यों फिर आलू बनाए कढ़ाई में, मनाए कढ़ाई में। तो जिंक आएगा अपने पास में कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक है, क्यू मतलब कॉपर आएगा, कितना आएगा? 3 आएगा। फिर आलू, आयरन और एल्यूमिनियम दोनों कितने होंगे? 0.2 मनाए कढ़ाई में, मनाए मतलब मैग्नीज 0.05 और कैडमियम कितना आएगा? 0.005। क्लियर? लिख लो। छोटा सा ही टॉपिक है, सॉइल पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। हमने पहले पढ़ लिया एयर का पॉल्यूशन, इट मींस एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन, ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, वाटर पे भी आ गए। देखो सॉइल पॉल्यूशन जो होता है वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उससे। हालांकि ऐसे वगैरह लिखने के अंदर तो पॉल्यूशन के कई टाइप में लिख ही लेते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन के जो एग्जाम होते हैं उसमें इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन फिर भी इसके जो कुछ स्पेसिफाइड टॉपिक्स हैं वो हम यहां पे पढ़ते हैं। सॉइल का मतलब क्या हुआ? सॉइल की क्वालिटी खराब होना, क्योंकि सॉइल में होता है क्रॉप प्रोडक्शन, उसके अंदर जो कुछ ऐसे केमिकल आ जाते हैं, ठीक है, जिससे उसकी क्वालिटी खराब हो गई। देखो है क्या वैसे ये अनफेवरेबल ऑल्टरेशन ऑफ सॉइल बाय एडिशन और रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस एंड फैक्टर्स विच डिक्रीज सॉइल प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी ऑफ सॉइल, क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, ग्राउंड वाटर, इसको हम बोलेंगे सॉइल पॉल्यूशन। देखो इसका मतलब समझते हैं। ये जो बातें हैं वो तो लिखने के तौर पर तो अच्छी लगती है, इसका वास्तव में सेंस क्या बनता है? अनफेवरेबल ऑल्टरेशन, सॉइल के अंदर कुछ ऐसे मैटर हैं जिसको कि हम बोलते हैं फर्टिलाइजर्स, जो नेचुरल ऑर्गेनिक हैं वो तो ज्यादा होने चाहिए, लेकिन अगर वो कम हो जाए, रिमूव हो जाए, तो सॉइल की क्वालिटी खराब हो जाएगी। नेक्स्ट, कुछ हार्मफुल केमिकल होते हैं जिसका हम स्प्रे करते हैं, अगर वो एक्सेस में आ जाए, उनका एडिशन ज्यादा हो जाए, तो सॉइल की क्वालिटी क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। क्लियर बात? उसी को हम बोलेंगे सॉइल पॉल्यूशन बोलेंगे, या सॉइल एसपी लिखा है हमने शॉर्ट में, यह बात हो जाएगा। तो सॉइल अगर खराब है, उसकी क्वालिटी खराब है, तो प्लांट की क्वालिटी, क्रॉप प्रोडक्शन भी कम या लेस क्वालिटी का होगा। क्यों ऐसा हुआ? क्या कॉज है इसके? फर्स्ट पेस्टिसाइड, नेक्स्ट हर्बिसाइड, नेक्स्ट फर्टिलाइजर्स। अब ये सारे केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं। लाइक हम मान के चलते हैं कोई खेत है, उसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्रॉप प्रोडक्शन हो रहा है, लाइक वीट है, कोई ग्रेन्स है, मेज है, एक्सेट्रा। लेकिन वहां पे रोडेंट्स भी आएंगे, वहां पे अपन देखते हैं कुछ इंसेक्ट्स भी आते हैं। टिड्डी दल आ गया, बड़ा के बड़ा दल, हम तो इसको खाएंगे, उसको कैसे रोकोगे आप? क्लियर? कुछ ऐसे केमिकल का स्प्रे करते हैं। लाइक हम अपनी बात भी करते हैं, मच्छर आ जाते हैं तो हम मच्छर को मारने के लिए जो मच्छर की वो जो लगाते हैं, क्या कहते हैं, मॉस्किटो किलर लिक्विड। अदरवाइज एक आता है वो ओडोमॉस टाइप का, कुछ ऐसे आते हैं केमिकल जो बॉडी पे लगा रहे हैं, तो वो एक टॉक्सिक मटेरियल होते हैं। अगर वो हम लगा करके उससे खाना खा रहे हैं, गॉट इट, अगर हमारी बॉडी में चले गए, आंखों में लग गए, या वो जो हम सांस ले रहे जिसके अंदर पूरे रूम के अंदर उसका जो केमिकल है स्प्रेड हो गया, वो मच्छर को मारने काम आ रहा है,
मच्छर से मर रहा है, हालांकि हमारी बॉडी में जाकर के हमारी बॉडी में भी उसका हार्मफुल इफेक्ट होता है। सिमिलरली क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर ये जो स्प्रे होते हैं फर्टिलाइजर्स के, हर्बिसाइड्स के, इंसेक्टिसाइड के, वो इंसेक्ट से बचाएंगे, हर्ब से बचाएंगे, हर्बिसाइड उसको मारेंगे। लेकिन आप सोचिए, हम कुछ ऐसे केमिकल जो हैं वो उस क्रॉप के ऊपर भी तो लगेंगे, तो वो जो मेज, वो जो वीट आ रहा है उसके ऊपर भी लगे हुए हैं ये फर्टिलाइजर्स, और उसी को डायरेक्ट हम पिसवा करके खा रहे हैं। क्लियर? तो ज्यादा अगर एक्सेस में आ गए तो हमारी बॉडी के अंदर भी वो आते हैं। और हमारी बॉडी को छोड़ ही दो, बारिश वगैरह आती है तो किसी खेत वगैरह से भी जो पानी वगैरह होता है, थोड़ा सा जाकर किसी आसपास नदी वगैरह में चला गया तो वहां पर वो केमिकल्स जो है उसके पानी में मिक्स हो जाएंगे, और वहां रहते हैं कौन? एक्वेटिक एनिमल, मछली जल की रानी है, ठीक है, और खराब यहां का पानी है, कैसे रहेगी वो? तो ये चीज ध्यान रखने वाली बात है। कौन कौन से पेस्टिसाइड? देखो डीडीटी आपने नाम सुना होगा, एसएसटी के अंदर भी आप पढ़ेंगे हो। क्या है फुल फॉर्म? डाई क्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। हेलो एल्केन हेलो एरिक चैप्टर के अंदर इसकी डिटेल में स्टडी होगी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। नेक्स्ट, ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ये बहुत ज्यादा फेमस हुआ, इसका बहुत ज्यादा एक्सेसिव यूज हुआ। लेकिन क्या हुआ, जो जिन पर ये इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर रहे थे वो इंसेक्ट के अंदर ऐसी क्या कहते हैं प्रोडक्टिविटी डेवलप हो गई, इसके लिए रजिस्टिविटी डेवलप हो गई, तो इसका स्प्रे कर रहे हैं, कोई असर ही नहीं हो रहा है। लेकिन ये केमिकल अगर पानी में जा रहा है तो एक्वेटिक लाइफ को हार्मफुल हो रहा है उसके लिए, इसलिए इसका यूज जो है कोई जमाने में बहुत पॉपुलर था, अब इसको रोक दिया। नेक्स्ट, बीएससी आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, इसमें हाइड्रोकार्बन टॉपिक में, यस हाइड्रोकार्बन टॉपिक के अंदर, बेंजीन टॉपिक के अंदर, तो इसका नाम भी है बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बीएससी 666, लिंदेन, गैमेक्सिन, ये इसके कॉमन नाम होते हैं। नेक्स्ट, एल्ड्रीन, डाइएल्ड्रीन, ये सारे पेस्टिसाइड है, अगर इनका एक्सेसिव यूज किया तो हार्मफुल होगा, बाकी तो यूज करना ही पड़ता है। नेक्स्ट, हर्बिसाइड कौन से? सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला NaClO3, क्लोराइड क्या होता है? NaCl, वो नहीं, क्लोरेट, NaClO3। इसके अलावा और कौन आ गया? सोडियम आर्सेनाइट, Na3ASO3, ये दो फॉर्मूले हैं। नेक्स्ट, कुछ फर्टिलाइजर्स भी होते हैं। अब ये 1 2 3 है, अगर 1 2 3 आर यूजफुल इन क्रॉप प्रोडक्शन, काम के तो हैं, बट एक्सेसिव यूज डिक्रीज सॉइल क्वालिटी एंड ऑल्सो क्वालिटी ऑफ क्रॉप। आपने मैंगो खाए होंगे, मैंगो खाते होंगे हर सीजन के अंदर, लेकिन सोचो अगर उस मैंगो के ऊपर, उसकी जो काफी प्लांट्स होते हैं कई खेतों के अंदर, उसके ऊपर इंसेक्टिसाइड्स लगे हुए हैं और हमने उसको प्रॉपर वॉश नहीं किया और मैंगो हमने खा लिया, हमें स्वाद तो अच्छा लगेगा लेकिन क्या हो जाएगा, बॉडी में वो केमिकल जाएंगे। आप देखो आजकल जो कोई भी चीज़ आ रही है, चाहे बनाना हो, चाहे मैंगो हो, कोई फ्रूट्स हो, कोई वेजिटेबल हो, उसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है कि फ्रिज के अंदर भी रखते हैं तो 2 से 3 दिन के अंदर खराब हो जाते हैं। तो सोचो वो केमिकल इतने हार्मफुल हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जा रहे हैं। लेकिन ये भी सोचो ये नहीं खाएंगे तो क्या खाएंगे। तो सोचने वाली बात हमारे पास में यही है कि ज़्यादा मत सोचो और जो चीज़ हमें मिल रही है नेचुरली उसको रेस्पेक्ट करो, दैट आर प्लांट्स। और हो सके तो अपने घर के आसपास ही छोटा मोटा एक गार्डन लगाओ, किचन गार्डन बोलते हैं, छोटा सा गार्डन, एक बड़े टब के अंदर हमने मिट्टी वो ले ली, उसके अंदर टोमेटो उगा लिए, घर के अंदर सब्जी बना रहे हैं, वहां पे टोमेटो काम आएंगे। दीज आर कंप्लीटली ऑर्गेनिक। क्लियर है? तो थोड़ा टोमेटो हो गया, ब्रिंजल हो गया, जो चिल्ली है, तो ये घर के अंदर ही हम कर सकते हैं। बाहर से ये जो आ रहे हैं केमिकल काफी हार्मफुल होते हैं, गंदे पानी के अंदर ही क्रॉप प्रोडक्शन होता है। तो यही बात है कि जो कंटेमिनेशन है वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे फैल गया है, इसको इंसान ने ही फैलाया और इंसान को ही इसको कंट्रोल करना है, तभी वो इंसान कहलाएगा, बाकी इंसान और जानवरों में कोई फर्क ही नहीं रहेगा। क्लियर? आप घबराए मत, यू आर अ ट्रूली इंसान, गॉट इट? क्योंकि आप प्लांट्स वगैरह लगाते हैं। तो ये 3 पॉइंट है, फिलहाल 1 2 3 लिख दो इसको। अब बच्चों पॉल्यूशन तो हो गया, क्लियर, उसको हम और कैसे कंट्रोल करें, कैसे प्रिवेंट करें, इसलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रेटजीज टू कंट्रोल एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। क्या क्या स्ट्रेटजी बनाएंगे? देखो आप भी कभी अपनी लाइफ में प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो प्रोजेक्ट में कभी आता है कुछ वेस्ट मैनेजमेंट पे, ये भी दे रखा है, देखो वेस्ट मैनेजमेंट पे। अगर कोई बच्चा इस पर एक शानदार प्रोजेक्ट बनाता है तो मैं अपनी तरफ से उसको अप्रिशिएट करूंगा। क्लियर? क्योंकि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने से ज्यादा ये वेस्ट मैनेजमेंट बहुत ज्यादा है, ये मनुष्यता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वेस्ट मैनेजमेंट। क्योंकि हमने क्या किया, सेल फोन को यूज किया, प्लास्टिक को यूज किया, कपड़ों को यूज किया, जूतों को यूज किया, उसके बाद में एक टाइम बाद हमने इसको फेंक दिया।
इससे क्या होता है बच्चों, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है। ये जो प्लास्टिक की बोतल्स होती है, हालांकि ये यूजफुल भी है, लेकिन इसकी प्रॉपर रिसाइकलिंग है। हम ऐसा नहीं कि प्लास्टिक कोई चीज खरीदे ना, इसको रिसाइकलिंग करना बहुत जरूरी है। ऐसा मतलब नहीं घर में फैक्ट्री लगा लो, इसका यह मतलब है कि इसको प्रॉपर डंपिंग जरूरी है। ऐसा नहीं कार में बैठे आराम से कुछ चिप्स वगैरह खा रहे हैं वहीं फेंक दिया रास्ते के अंदर, ऐसा नहीं। ये जो पॉल्यूशन हम कर रहे हैं, हम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, और जो जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है वो उतना ही ज्यादा उसको नहीं मान रहा है। कोई नहीं पढ़ा लिखा है, उसको मालूम नहीं एनवायरमेंट के बारे में, सोच सकते हैं दैट पर्सन इज नॉट अवेयर। सो व्हाइल बीइंग एजुकेटेड एंड कॉलिंग देमसेल्फ यस वी आर एजुकेटेड, आई एम वी आर हैविंग दिस मच डिग्रीज, लेकिन मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं। तो मैनेजमेंट जो होता है वो M4 मैनेजमेंट, M4 माइंड से आता है। माइंड में ही सोच लो अगर आपके कि हम जो घर के अंदर डस्टबिन है, एक सूखे कचरे के लिए अलग रखेंगे, किचन के वेस्ट के लिए अलग रखेंगे, दूसरा कोई भी ऐसा कुछ प्लास्टिक मटेरियल है उसको हम अलग रखेंगे। नेक्स्ट, जो घर के बाहर जो गाड़ी वाला आता है, जो कचरा वगैरह जो हर घर से लेते हैं कलेक्ट, उसको हम प्रॉपरली वहां पर डंप करेंगे। क्लियर? या घर के किसी बाहर में कुछ एरिया है जहां पर एक ऐसा बॉक्स बना हुआ है डंपिंग, वहां उसको मैनेजमेंट करना आना चाहिए। ऐसा नहीं बस कचरा फैल रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, हमें क्या, मैनेजमेंट बहुत जरूरी। देखो कैसे होगा, क्या क्या टेक्निक्स है, हैव अ लुक। वेस्ट मैनेजमेंट वी आर टॉकिंग अबाउट। नेक्स्ट, रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब क्या हुआ, ये प्लास्टिक है, इसको हमने यूज किया, उसके बाद में क्या कर दिया, वापस फैक्ट्रीज के अंदर जाकर के ये पिघलेगा और नए तरह के आर्टिकल्स इससे बनेंगे। रिसाइकल करना। Next, recycling of waste into manufacturing of new material. For example, scrap iron, रद्दी लोहा, broken glass, plastic are recycled to form new articles. Next, prevention. देखो एक लाइन दे रखी है, आपने पढ़ा होगा, prevention is better than cure. इलाज करें उससे ज्यादा है तो भी हम पहले से तो वेस्ट मैनेजमेंट करें, उसके लिए स्ट्रेटजी बनाएं, उससे अच्छा है, कहीं गुना अच्छा हम प्रिवेंशन रखें। लाइक खतरनाक बीमारियां फैल रही है, कोरोना, तो कोरोना फैलने के बाद में, कोरोना बीमारी होने के बाद में तो हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे, लेकिन उसके बिफोर मास्क लगा दिया, हाथ में जो ग्लव्स वगैरह वो पहन लिए, हाथ सैनिटाइज कर लिए। क्लियर? पूरे जो बॉडी है उसकी वॉशिंग करी, बार बार हाथ धोते रहे। हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी टच में आ रहे हैं, मास्क लगा हुआ है, घर में एंट्री करते ही पहले हैंड वॉश करो, फिर सीधा जाकर के नहा लो, कपड़े वगैरह उनको वॉश कर लो। तो ये प्रिवेंशन में आता है। हो गया उसके बाद में तो क्या होता है, क्योर। समझे? तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेक्स्ट, सीमेंट इंडस्ट्री कैन यूटिलाइज एश एंड स्लेज। जो उससे एश और स्लेज बन रही है उसको वो वापस रीयूटिलाइज करे, ऐसा नहीं वेस्ट कर दिया। नेक्स्ट, वाटर शुड बी यूज्ड इन इको फ्रेंडली वे। इको फ्रेंडली वे मतलब वाटर जो है हम उतना ही काम में लें जितना हमें नहाना है, जितना हमें पीना है। ऐसा नहीं है कि गर्म पानी ये तुम्हें अच्छा नहीं लगता, ये जमीन में यूं गिरा दिया, उसको आप यूटिलाइज करो। क्लियर? कई बार मैंने कई ऐसे लोग को देखते हैं कि रोज डेली आएंगे, पाइप लगा करके गाड़ी साफ करेंगे। अब उनको बोलेंगे तो समझ देंगे, क्या रिप्लाई देंगे। तो वैसे ही है कि गाड़ी साफ करना सही है, साफ सफाई रखना जरूरी है, लेकिन रोज ही आप पाइप से उसको 2-4 बाल्टी 10 बाल्टी उसको वॉशिंग में ही आप वेस्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। इको फ्रेंडली का मतलब जितना जरूरत है उतना ही काम में लें। ऐसा नहीं प्यासे मरे, आज मैं पानी को बचाऊंगा, पानी भी नहीं पीऊंगा, ऐसा नहीं, और बीमारी हो जाएगी। क्लियर? तो ये चीज ध्यान रखें आप। तो वाटर शुड बी यूज्ड इन इको फ्रेंडली वे। नेक्स्ट, वी आर टॉकिंग अबाउट द डंपिंग। सीवेज स्लज एक्ट्स एज फर्टिलाइजर। सीवेज जो होता है, ह्यूमन एक्सक्रेटा, एनिमल एक्सक्रेटा, वो फर्टिलाइजर्स होते हैं उसमें, बिकॉज इट कंटेंट्स में नाइट्रोजन होता है, उसमें फॉस्फोरस होते हैं, देयरफॉर इट इज डम्प्ड इन लैंड एरियाज टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। ऐसे लैंड एरिया में करते हैं, इससे फर्टिलाइजर्स भी बनते हैं। प्रॉपर अगर इसका मैनेजमेंट करें तो सीवेज से भी फर्टिलाइजर बन सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के ऑर्गेनिक बनते हैं। नेक्स्ट, कलेक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। सुना होगा आपने, गाड़ी वाला या घर से कचरा निकाल, तो वो कचरे वाला वो नहीं, कचरे वाले तो हम हैं जो उनको कचरा दे रहे हैं। क्लियर? दैट पर्सन इज क्लीनिंग, वो स्वच्छ भारत अभियान के योद्धा है, कर्मवीर है। क्लियर? नेक्स्ट, सैनिटाइजेशन ऑफ लिविंग एंड नियर बाय एरियाज। हम घर में रह रहे हैं तो एक प्रॉपर टाइम बाद में उसको सैनिटाइज करो, क्योंकि जो गेट है उस पर हाथ लग रहे हैं, कोई आ रहा है अननोन नोन इंसान। क्लियर? उसका सैनिटाइजेशन, उसमें कुछ ऐसे केमिकल लाइक सोडियम हाइपोक्लोराइट,
ठीक है, कुछ तो अल्कोहल भी आता है, लेकिन अल्कोहल जो है वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेबल होता है, आग वगैरह पकड़ ले तो दिक्कत भी हो जाएगी, तो और कॉस्टली भी होता है। तो उनको प्रॉपरली हम सैनिटाइज करें टाइम आफ्टर टाइम, ताकि उसमें जर्म्स वगैरह ना लगे। देखें अपने आसपास छत वगैरह, आसपास कहीं पे बारिश का पानी कहीं इकट्ठा तो नहीं हो रहा है, अदरवाइज उसमें मच्छर वगैरह पनपते हैं और डेंगू मलेरिया वो बांटते फिरते हैं। नेक्स्ट वे टॉकिंग अबाउट, यू कैन सी हियर, ये गांधी जी का जो चश्मा है, 2 अक्टूबर जो गांधी जी की जयंती होती है, उसमें आपको याद आएगा स्वच्छ भारत अभियान की हम बात कर रहे हैं। सो क्लीन इंडिया मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, SBA। तो स्वच्छ भारत अभियान U फॉर अर्बन, स्वच्छ भारत अभियान G फॉर ग्रामीण। तो गांव में और अर्बन एरिया के अंदर ये चलाया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और हम कह सकते हैं पूरे जो इंडिया है उन्होंने ये क्या प्लान स्टार्ट किया था। इसका मतलब क्या है, एक कदम स्वच्छता की ओर। यू कैन सी आजकल जो नोट्स है, नोट्स मतलब ये आप जो लिखते हो वो नहीं, जो नोट है जो जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है उनमें ये चश्मा बना हुआ होता है, क्लियर, और लिखा हुआ है एक कदम स्वच्छता की ओर या स्वच्छ भारत अभियान। इसका मतलब है क्या हुआ, भारत दिस इज आवर कंट्री। जैसे हम अपने घर में रहते हैं, हमारा ये दायित्व, हमारा फर्ज, ड्यूटी बनती है, इट्स आवर मोरल ड्यूटी टू क्लीन दैट पर्टिकुलर एरिया, to sanitize that properly. Similarly, as far as our country is concerned, we must be, dedicated towards our country. Not only हम देशभक्ति की बातें करें, सैल्यूट ये बोले, नो, हम गंदगी ना फैलाएं, कोई गंदगी फैला रहा है उसको हम अवेयर करें। इस तरह के प्रोग्राम, इस तरह के मॉडल्स बनाएं आप, ताकि जो वेस्ट मैनेजमेंट वो हो सके। लाइक फ्लश, आजकल फ्लश भी आता है, उसमें 2 बटन होते हैं, एक छोटा बटन उसमें कम पानी आता है और एक बड़ा बटन उससे ज्यादा पानी आता है, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको यूज करना, अदरवाइज वाटर विल बी वेस्टेड। और फ्लश के अंदर जो वाटर होता है, कई बार उसमें लोग रिसाइकल जो गंदा पानी होता है वही उसमें यूज में लेते हैं। हालांकि इन सब मेजरमेंट की कुछ कॉस्ट लगती है, लेकिन इफ यू आर द पार्ट ऑफ इंडिया एंड यू आर थिंकिंग अबाउट योर कंट्री, देन यू मस्ट थिंक अबाउट हाउ कैन वी मेक आवर कंट्री स्वच्छ भारत हम उसको कैसे कर सकते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे ग्रीन केमिस्ट्री भी, उसके अंदर आप देख लेना, क्लियर। तो ये चैप्टर जो हमें काफी कुछ सिखा के जाएगा जिंदगी के बारे में। ये जो कोरोना वगैरह बीमारियां हैं वो वहीं से ही फैली है कि हम स्वच्छ नहीं, मिले किसी से नाक वगैरह पे हाथ लगाया, हाथों पे लगाया, आंखों में हाथ लगा दिया, हाथ मिला रहे हैं, है ना। तो ये इतना फिजिकल जो हो रहे हैं उससे ही ये बीमारी फैल रही है। प्रॉपर दांतों की ब्रशिंग नहीं की, ठीक है, मैंने आपको बोला था 2 टाइम आपको ब्रश भी करना चाहिए, ठीक है, एक सुबह उठने से पहले, रात को सोने के बाद। मेरा मतलब है सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जिससे क्या होगा, स्वच्छ भारत का मतलब भारत को तो बाद में करेंगे स्वच्छ, पहले अपने आप से ही इंसान अपने आप को स्वच्छ रखेगा, उसके बाद में उसकी फैमिली आएगी, परिवार आएगा, गली मोहल्ला आएगा, शहर आएगा, स्टेट होगा, फाइनली कंट्री जो है वो भी बन जाएगी। शुरुआत एक इंसान से होगी, आपसे भी हो सकती है। फिलहाल कॉपी कर लो बच्चों। एक टॉपिक पढ़ते हैं अपन, तो बोले क्या लिखा हुआ है, यूट्रॉफिकेशन। इसका मतलब क्या है, सपोज ये कोई वाटर बॉडी है, कोई पॉन्ड है, कोई लेक है, क्लियर, तो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स जो है वो बढ़ गए, काफी इसके अंदर प्लांट्स वगैरह काफी आ जाएंगे, तो उनको भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, जिससे यहां पर जो ये एक्वेटिक लाइफ होगी, जो भी फिश वगैरह होगी, तो उसको क्या मिलेगी, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी और उनके लिए क्या होगा, हार्मफुल। इसको हम बोलेंगे यूट्रॉफिकेशन। ये हुआ कैसे, आपने नाम सुना होगा दलदल, मार्शी एरिया, क्लियर। तो वहां पर क्या होता है कि एक वाटर पॉन्ड के अंदर एक्सेस अमाउंट के अंदर एक्वेटिक प्लांट्स वगैरह आ जाते हैं, जिससे वो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है वो रोक देते हैं एक्वेटिक एनिमल के लिए। इसको हम बोलेंगे क्या, यूट्रॉफिकेशन। क्या बोल रहे हैं, दिस इज द प्रोसेस इन विच न्यूट्रिएंट एनरिच्ड ज्यादा बढ़ जाएंगे इन वाटर बॉडीज, सपोर्ट डेंस प्लांट पॉपुलेशन, बहुत ज्यादा प्लांट हो जाएंगे, विच किल्स एनिमल्स। क्यों एनिमल मर गए, ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, एंड इट डिस्टर्ब्स बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पे एनिमल है, एक्वेटिक एनिमल, वो घट जाएंगे। ऑब्वियस है प्लांट तो बढ़ेंगे ही, एनिमल हो जाएंगे कम। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों, आपने नाम सुना होगा भोपाल गैस ट्रेजेडी, बहुत ही खतरनाक और दर्दनाक ट्रेजेडी थी, आज से लगभग बहुत साल पहले 1984 की बात है, दिसंबर का महीना था। तो वहां पर
यूनियन कार्बाइड प्लांट जो था वहां पर एक गैस लीक हुई थी, काफी हार्मफुल थी। MIC इसको हम बोलते हैं, मिथाइल आइसोसाइनेट। क्लियर? साइनेट है ये, साइनाइड नहीं है, साइनेट है, साइनेट। ये फॉर्मूला इसका है CH3 डबल बॉन्ड OC, कार्बन की वैलेंसी 4, ऑक्सीजन की 2, नाइट्रोजन की 3, और यहां भी कार्बन की 4 ही है। ये इतनी पॉइजनस गैस थी कि जो आसपास के नॉर्मल रहने वाले लोग थे वो जहां थे वहीं उनकी डेथ हो गई, उनकी बॉडी में एंटर कर लिया है काफी पॉइजनस गैस। तो सबसे बड़ी ट्रेजेडी मानते हैं अपन अपनी कंट्री के अंदर। भोपाल जो है वो MP जो है, MP मध्य प्रदेश, वहां पर है, एक फेमस सिटी है। तो 1984 के अंदर ये हुआ था। ये भी एक तरह का क्या हो गया बच्चों, पॉल्यूशन। तो पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो चुकी है। एक और हम आते हैं, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ टॉक्सिक वेस्ट, जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल, इज रिमूव्ड बाय द बर्निंग इन ओपन बीन्स। छोटी बीन्स के अंदर, ओपन बीन्स के अंदर जो स्मॉल वेस्ट है उसको क्या करते हैं, बर्निंग करके हम उसको रिमूव कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, एक कहीं पर अगर आपको लिखा हुआ दिखे BOD5, BOD4, इसका मतलब है ऑक्सीजन यूज्ड इन 5 डेज, BOD4 ऑक्सीजन यूज्ड इन 4 डेज। ये कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आपको NCERT में नहीं मिलेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंस है। लाइक वर्ल्ड एनवायरमेंट डे, आपको मालूम होना चाहिए 5 जून को हर साल पूरी दुनिया इसको सेलिब्रेट करती है एनवायरमेंट डे के हिसाब नाम से। और हम पढ़ भी रहे हैं एनवायरमेंट केमिस्ट्री, वी मस्ट हैव आइडिया अबाउट दिस 5 जून। नेक्स्ट देखो, अब हम पढ़ेंगे कि इतना काफी वेस्ट हो गया, ग्रीन केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री जो है इस चैप्टर का होगा लास्ट टॉपिक, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि हम किस तरह से किसी प्लास्टिक को भी एज अ पेट्रोल हम इसको रीयूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल छोटी सी इंफॉर्मेशन को कॉपी कर लो आप। अब जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो आपको NCERT में नहीं मिलेगा इस नाम से। क्लियर? लेकिन ये इंपॉर्टेंट होता है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आते हैं और प्रीवियस ईयर भी एग्जाम के अंदर कॉम्पिटिशन में इसके क्वेश्चन आ चुके हैं। थोड़ा सा स्मॉल सा टॉपिक है, पढ़ लेते हैं इसको। बायोमैग्निफिकेशन। अब ये क्या होता है? देखो, हमने पढ़ा होगा, छोटी क्लास है, छठी क्लास है, 6th क्लास से हमने पढ़ा है फूड चेन। फूड चेन में क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर, उसको कौन खाएगा, हर्बीवोरस, उसको कौन खाएगा, कार्निवोरस, उसको कौन खाएगा, टॉप ऑर्डर का कार्निवोरस। जब एक फूड चेन चलती है तो उसमें फूड के चेन का जो भी टॉप ऑर्डर होता है वहां पर नॉन बायोडिग्रेडेबल मैटर का एक्यूमुलेशन ज्यादा हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहां पे DDT, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं होगा, ये काफी स्ट्रॉन्ग पॉल्यूटेंट होता है। बाकी कोई पॉल्यूटेंट होगा उसको हम डिकम्पोज कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, वो नेचुरली भी हो जाता है। लेकिन यहां पर DDT की बात कर रहा हूं, ये आजकल क्या है, बैंड है। क्लियर? तो DDT जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिकम्पोज नहीं हो सकता है, इसलिए ये एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट बन गया। अब इसका जो अमाउंट है फूड चेन में, हम आगे बढ़ते रहेंगे, इसका अमाउंट, इसका एक्यूमुलेशन बढ़ता रहेगा, इसको हम बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। आपके पास क्वेश्चन आएगा कि एक फूड चेन के 4 कंपोनेंट दे रखे हैं, सबसे ज्यादा बायोमैग्निफिकेशन किसमें होगा, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है बात? हैव अ लुक। Increase in the concentration of non-biodegradable pollutant as they pass through food chain. So what is that? One example we are having here, the DDT. This is the non-biodegradable pollutant, and we are having one food chain famously known as the aquatic food chain. इसमें the aqua word जो आता है, aqua word किसके लिए आता है? ये आता है किसके लिए? वाटर के लिए आता है। नाम सुना होगा, एक्वा गार्ड, वाटर का गार्ड। नेक्स्ट, एक्वेरियम, पानी के अंदर बन गया है म्यूजियम, जिसके अंदर फिशेस वगैरह काफी डाल दी गई है। तो एक्वा वर्ड यहां पे आता है वाटर के लिए। तो एक एक्वेटिक फूड चेन दे रखी है आपको, फाइटोप्लैंक्टॉन्स को कौन खाएगा? जू प्लैंक्टॉन्स। उसको कौन खा जाएगा? फिशेज। उसको कौन खाएगा? बर्ड। तो बताओ सबसे ज्यादा DDT का एक्यूमुलेशन कहां पे होगा? बर्ड में होगा। मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन आपको कहां मिलेगी? बर्ड में मिलेगी। ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बायोमैग्निफिकेशन। जो बोल रहा है फूड चेन में जब हम सक्सेसिवली पास करेंगे, जाएंगे, तो जो टॉप ऑर्डर का जो भी वहां पर कंपोनेंट है उस फूड चेन का, जो भी वहां पे एनिमल है, उसके अंदर नॉन बायोडिग्रेडेबल की कॉन्सेंट्रेशन मैक्सिमम होगी। लाइक प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन होते हैं? ग्रीन प्लांट्स।
हर्बीवोरस उसको खाएंगे, कार्निवोरस उसको खाएगा, और टॉप कार्निवोरस होगा उसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी की क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। एक और फूड चेन है फाइटोप्लैंक्टॉन्स, कौन खा रहा है उसको, क्रैब, उसको कौन खा रहा है, ईल, उसको कौन खा रहा है, सी गर्ल्स, ये भी क्या एक तरह का बर्ड है। क्लियर? तो क्या दिख रहा है आपको, सी गर्ल्स के अंदर मैक्सिमम होगी, जबकि फाइटोप्लैंक्टॉन्स के अंदर डीडीटी की कॉन्सेंट्रेशन मिनिमम होगी। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है, बायो मैग्निफिकेशन। यूट्रॉपिक लैक, एक टॉपिक भी आप पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर, यूट्रॉफिकेशन, उससे ही रिलेटेड है। इसका मतलब क्या हुआ, कई बार आपने देखा होगा फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में क्या होता है, ऑक्सीजन ज्यादा होती है। ऑक्सीजन क्यों जरूरी है, एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी है। जो फिश होती है अपने गिल से ही क्या करती है, उस ऑक्सीजन, डिजोल्व ऑक्सीजन को लेती है और जिंदा रहती है। मछली जल की रानी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम यह है कि अगर उस वाटर बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होंगे तो वहां पे एल्गिल जो होगा वो काफी ज्यादा डेवलप हो जाएगी, एल्गी, तो उसको हम बोलेंगे एल्गल ब्लूम। इस वजह से वहां पर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन घट जाएगी और जो एक्वेटिक लाइफ है, लाइक हम बात कर रहे हैं फिशेस की, उनकी हो जाएगी डेथ। तो क्या आप बोलेंगे, यूट्रॉपिक लैक ऐसी खतरनाक लैक होती है जिसमें क्या होगा, सडन मास डेथ ऑफ फिशेस फ्रॉम ऑक्सीजन डिप्लीशन, ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर? इज मोर लाइकली इन केस ऑफ यूट्रॉपिक लैक। क्यों हुई, दीज हैव लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। क्यों? ड्यू टू ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स ज्यादा हैं उसमें, नाइट्रोजन एंड फास्फोरस, जिससे क्या होता है, एल्गल ब्लूम इज ऑब्जर्व। ड्यू टू ओवर सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स एल्गल ब्लूम इज ऑब्जर्व। एल्गल की क्वांटिटी बढ़ गई है और ऑक्सीजन की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो घट गई है, जिससे यूट्रॉपिक लैक जो है वहां पे डेवलप हो गई है और वहां पर सडन मास डेथ ऑफ फिशेज, मछलियां जो होगी वो अचानक ज्यादा क्वांटिटी के अंदर क्या हो रही है, मर रही है, क्योंकि उनको डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन नहीं मिल रही है। समझ में बात? तो ये आप कॉपी कर लो यहां पे 2 पॉइंट। अब हम पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक चैप्टर का। देखो ग्रीन केमिस्ट्री लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि केमिस्ट्री को ग्रीन पेन से ही लिखना नहीं। ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब हुआ कि ग्रीन लेते हैं हम एनवायरनमेंट की हरियाली से। इट मींस इको फ्रेंडली हर कोई चीज करना है, उसको हम बोलेंगे ग्रीन केमिस्ट्री। अब इको फ्रेंडली का मतलब क्या हुआ कि हम ऐसे केमिकल को यूज कर, लाइक प्लास्टिक को हम यूज कर रहे हैं तो उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन हो रहा है। एक हम ऐसा बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक काम में लें, उसके प्लास्टिक बैग्स बनाए जो पॉल्यूशन ना करें। क्लियर? इट मींस यूज ऑफ बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इन स्पाइट ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल। कोई भी चीज हो वहां पर अगर हम काम में ले रहे हैं, उससे क्या होगा, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम होगा। तो कुछ ऐसा अपना दिमाग लगा के, ऐसी केमिस्ट्री लगा के, ऐसी साइंस लगा करके ऐसे मटेरियल को बनाना जो कि इको फ्रेंडली हो और उसका यूज वही हो जो पहले किसी अन इको फ्रेंडली से हो रहा था, उसको हम कंसिडर करेंगे किसके अंदर, ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर। तो क्या बोल रहे हैं, देखो, it is focusing on process and products that minimize, कम से कम करे, the generation and use of hazardous waste। hazardous harmful जो वेस्ट है उसको काफी मिनिमाइज करने की कोशिश करें, उसको हम बोलेंगे ग्रीन केमिस्ट्री। एंड इंक्रीज यूज ऑफ इको फ्रेंडली मटेरियल जो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल ना हो। नेक्स्ट, इट्स अ वे ऑफ थिंकिंग अबाउट यूटिलाइजिंग existing knowledge and principles of chemistry or science to reduce adverse impact on environment। एनवायरमेंट पर अगर कोई एडवर्स इंपैक्ट हो रहा है तो केमिस्ट्री को, साइंस को यूज करके कुछ ऐसे मटेरियल बनाओ जो एनवायरमेंट के पॉल्यूशन को कम कर दे, मिनिमाइज कर दे, वही ग्रीन केमिस्ट्री है। देखो अपन ने इतनी बातें की, इन बातों के बारे में 2005 के बारे में 5 के अंदर सोचा था कुछ साइंटिस्ट ने, और उनको मिला था नोबेल प्राइज मिला था, मोस्ट प्रेस्टिजियस प्राइज इन फील्ड ऑफ साइंस हम बोल सकते हैं। तो ये थे 54 साइंटिस्ट, रॉबर्ट एच ग्रब्स थे और एक रिचर्ड आर श्रॉक थे। ये साइंटिस्ट थे, शॉविन, रॉबर्ट एच ग्रब्स एंड रिचर्ड आर श्रॉक। इनको मिला था नोबेल प्राइज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मेटाथेसिस, जो अपना ये रिसर्च इन्होंने किया ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में, इसके लिए इनको नोबेल, इसको हम ग्रीन केमिस्ट्री बोल सकते हैं। इनको आप ये भी बोल सकते हो
हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ भी है। ग्रीन केमिस्ट, ये पूरा ईयर जो था केमिस्ट्री का इनको नोबेल प्राइज मिला था, ग्रीन केमिस्ट। तो ग्रीन केमिस्ट्री के बारे में नॉलेज दिया था। नेक्स्ट, ग्रीन केमिस्ट्री इन डे टू डे लाइफ। क्या होता है? ड्राई क्लीन ऑफ क्लोथ। अब आप बोलोगे ड्राई क्लीन का मतलब हुआ बिना वाटर के वॉशिंग करना, तो हर कपड़े की नहीं की जाती, वाटर से भी वॉशिंग एसेंशियल है। लेकिन पहले ड्राई क्लीन के अंदर जो काम में ले रहे थे हार्मफुल केमिकल टेट्राक्लोरोइथीन, वो हार्मफुल था, वो कार्सिनोजन था। उसको रिड्यूस करके उसकी जगह लोगों ने दिमाग लगा करके क्या, लिक्विड CO2 को यूज किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को यूज किया, तो वो कम हार्मफुल है। इट इज कंसिडर्ड अंडर व्हाट? ग्रीन केमिस्ट्री। तो ड्राई क्लीन तो पहले टेट्राक्लोरोइथीन, देखो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, इथीन का मतलब क्या हुआ? C++ इथीन, क्लोरीन यहां भी दो यहां भी दो, तो ये फॉर्मूला बन गया टेट्राक्लोरोइथीन का। was earlier used but due to suspected carcinogen, डाउट है कि ये कार्सिनोजन हो सकता है, liquid CO2 with suitable detergent is used nowadays. H2O2 used for bleaching of clothes, लॉन्ड्री पर्पस के लिए, क्लोथ की ब्लीचिंग करने के लिए काम में लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को, नॉन टॉक्सिक होता है, आपने हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ा होगा। ब्लीचिंग ऑफ पेपर में भी पहले काम में लेते थे अर्लियर Cl2 गैस को, अब किसको काम में लेते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड को काम में लेते हैं। क्लियर बात? लिख लो इनको। इसके अलावा ग्रीन केमिस्ट्री में क्या आएगा? सिंथेसिस ऑफ केमिकल्स। कुछ केमिकल को ऐसे सिंथेसाइज करो कि उससे एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कम हो, जिसमें हमारे पास में एक एग्जांपल है कि प्रिपरेशन ऑफ इथेनॉल एल्डिहाइड इज डन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन। देखो ये फॉर्मूला है किसका? इथीन का। इससे बन गया है CH3CHO, इथेनॉल, इथेनॉल। अब आप देख सकते हैं 2 कार्बन 2 कार्बन 4 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन आई है। इट मींस इसका क्या हुआ है? ऑक्सीडेशन। कैटलिस्ट कौन है? पैलेडियम और कॉपर के वो मैटर जिसमें ये दोनों +2+2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। प्लस यहां पर आपको दिख रहा होगा कौन आ गया है? वाटर मॉलिक्यूल, वाटर की प्रेजेंस में हो रही है। तो ये जो है इससे इथेनॉल का प्रोडक्शन भी ज्यादा होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन इससे कम होगा। गॉट इट? हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन होती है, कई हाइड्रोकार्बन कार्सिनोजन भी होते हैं, तो उनका इफेक्ट को कम करने के लिए हम ऐसी रिएक्शन को प्रमोट करते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम हो। नेक्स्ट क्या बोला है? पाउडर ऑफ कर्नेल ऑफ टेमेरिंड। टेमेरिंड मतलब इमली, ई से इमली। सीड्स, टेमेरिंड सीड्स इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड बायोडिग्रेडेबल एंड यूज इन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर मैनेजमेंट। जो इंडस्ट्री से वाटर आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, उसके मैनेजमेंट के लिए हम काम में लेते हैं कर्नेल ऑफ टेमेरिंड सीड्स। क्लियर? नेक्स्ट, what would happen if greenhouse gases are totally missing in atmosphere? ध्यान देना, हमने बोला ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी थी? मीथेन जो हाइड्रोकार्बन में था, मीथेन हो गया, ओजोन हो गया, वाटर की वेपर हो गई है। क्लियर? ये जो सारी गैसें हैं वो क्या करेगी? एटमॉस्फेयर में टेम्परेचर बढ़ा देगी। सबसे ज्यादा वो थी उसमें CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी थी। तो ये जो गैसेस है वो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर बढ़ा रही है। एटमॉस्फेयर का एक मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, ना कम ना ज्यादा। अगर ये गैसेस ज्यादा है तो ज्यादा कर देगी, ग्लेशियर पिघल जाएंगे। अगर ये गैसेस बिल्कुल भी नहीं है तो एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ड्रास्टिकली कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये सनलाइट को ट्रैप करती है और एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर को, अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ा देती है। क्लियर? सो ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कि CO2 है, वाटर वेपर है, ओजोन, मीथेन, ये एसेंशियल है टू मेंटेन टेम्परेचर ऑफ एटमॉस्फेयर। ज्यादा हो जाएगी तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एक्सेस नहीं होनी चाहिए, ना डेफिशिएंसी होनी चाहिए। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ दीज गैसेस विल डिक्रीज द एवरेज टेम्परेचर ड्रास्टिकली, एवरेज टेम्परेचर गिर जाएगा। इट मे बिकम अनसूटेबल फॉर लिविंग, रहना ही भारी पड़ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ डोमेस्टिक वेस्ट इज यूज्ड एज मैन्योर। कहीं आपने देखा होगा ऑर्गेनिक कंपोस्ट घर के अंदर ही बना लेते हैं। जो किचन वेस्ट होता है उसको एक टब के अंदर इकट्ठा करते रहते हैं, उसमें काफी माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, उसको मैन्योर की तरह काम में लेते हैं। सो रॉटन फूड हो गया,
सड़ा गला जो फूड है, लीव्स हो गया, एंड अदर बायोडिग्रेडेबल मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द किचन कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैन्योर और कैन बी यूज्ड एज मैन्योर, उसकी तरह हम यूज करेंगे। तो ये चैप्टर हमने फिनिश किया, 2-4 क्वेश्चन लेते हैं और मतलब क्या कहते हैं सिस्टमेटिकली इसको हम फिनिश कर देते हैं। 3 लेक्चर के अंदर हमने इस चैप्टर को फिनिश कर दिया। देखो इससे हमें थोड़ा बहुत नॉलेज बढ़ा, क्या कि हम किस तरह से एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली हो सकते हैं, कौन से मटेरियल को यूज करें और किसी को ना करें। फिलहाल ये कॉपी कर लो। तो बच्चों फिनिश कर ही रहे इस चैप्टर को। इस चैप्टर में हमने बहुत 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 कुछ सिखाया, जैसे कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया कि किस तरह से हमें रिसोर्सेज को यूज करना चाहिए, किस तरह से एक वायरस जो होता है वो पूरी दुनिया को हिला के रख देता है। क्लियर? जैसे हम बात कर रहे हैं एक टॉपिक, फर्स्ट क्वेश्चन दे रहे हैं, बहुत ही सिंपल है, बीओडी। बीओडी मतलब क्या हुआ? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वैल्यूज लेस देन 5 ppm। इसके वाली हमने क्या बोला था? लेस देन 5 ppm होगी वो होगा फ्रेश वाटर, जिसकी बीओडी ज्यादा होगी वो होगी कंटेमिनेटेड या पॉल्यूटेड वाटर। इंडिकेट अ वाटर सैंपल एज, वो क्या होगा? रिच इन डिजॉल्व ऑक्सीजन, नॉट सुटेबल फॉर एक्वेटिक लाइफ, पुअर इन डिजॉल्व ऑक्सीजन और हाईली पॉल्यूटेड। मोर देन होगा तब होगा वो हाईली पॉल्यूटेड। जब लेस हो रही इट मींस उसके अंदर ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तभी उसमें जो बैक्टीरिया है उसके लिए रिक्वायर्ड वैल्यू क्या आ रही है? कम। हम इसको बोलेंगे रिच इन डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन। ये होगा परफेक्ट आंसर। क्या बोला था? एक वाटर का सैंपल है, वाटर का सैंपल है, उसके अंदर है ऑर्गेनिक मैटर या ऑर्गेनिक मटेरियल, उसको करना है डीकंपोज। कौन करेगा? बैक्टीरिया। उस बैक्टीरिया क्या चाहिए? ऑक्सीजन। उसकी डिमांड है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बाय बैक्टीरिया ऑक्सीजन की डिमांड टू डीकंपोज ऑर्गेनिक मैटर। जितना ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा उतना ही वो कंटेमिनेटेड होगा, उतनी ही ज्यादा बीओडी की वैल्यू होगी। अगर बीओडी की वैल्यू है कम, वो है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर उसमें ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होगा? ज्यादा होगा। ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कैन नॉट कॉज, ये दिख रहा है कैन नॉट कॉज, पूरे ऑप्शन पढ़ना जरूरी है। कई बार लिखते थे कैन कॉज। स्किन कैंसर करेगा, कैटरैक्ट आंखों में करेगा, डैमेज टू डीएनए करेगा, रिकेट्स। ये होता है बच्चों कौन सी? विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होगा, ये नहीं करेगा कौन? डिप्लीशन ऑफ ओजोन। क्लियर बात? तो ओजोन का अगर डिप्लीशन हो गया तो बाकी सब हो सकता है, रिकेट्स नहीं होगा। ये विटामिन डी से होता है। आप विटामिन के बारे में पढ़ेंगे, आपको मालूम चल जाएगा। नेक्स्ट, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कॉज, ये जस्ट का ऑपोजिट आ गया। क्या करेगा? इंक्रीज ट्रांसपीरेशन, बिल्कुल करेगा। एजिंग ऑफ स्किन, बुढ़ापा जल्दी आएगा, करेगा। डैमेज पेंट एंड फाइबर्स, बिल्कुल करेगा। ऑल ऑफ दीज इज द आंसर। तो हमने ये भी पढ़ा है चैप्टर के अंदर कि ओजोन लेयर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। जैसे सर्दी के अंदर हमें ठंड लग रही है तो हमारी एक लेयर होती है, कंबल, ब्लैंकेट, वो रिक्वायर्ड है। हम कपड़े पहनते हैं, वो भी हमारे बॉडी के लिए एक लेयर है, अदरवाइज डायरेक्ट बॉडी हमारी सनलाइट के कांटेक्ट में आती है। क्लियर बात? तो वैसे ही ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में दिखती नहीं है, होती है, वो रिक्वायर्ड है। तो आपने देखा होगा इस चैप्टर में हमने सिखाया कि नेचर इट मींस जो प्रकृति है उसका हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए। और कोई भी चीज है, चाहे वो CO2 भी है जिसको हम पॉल्यूटेंट में कंसिडर करते हैं, वो भी रिक्वायर्ड है। 2 चीजों के लिए रिक्वायर्ड है। एक तो प्लांट जो रेस्पिरेशन क्या कहते हैं उसको, फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, उसके लिए रिक्वायर्ड है। दूसरा, अभी अभी आपने पढ़ा था कि मेंटेन करना है टेम्परेचर अर्थ का, तो उसके लिए भी ग्रीन हाउस गैसेज रिक्वायर्ड है। लेकिन कोई भी चीज की जब एक्सेस हो जाती है, ज्यादा होती है, तो वो हार्मफुल बन जाती है, वो करता है ग्लोबल वार्मिंग करता है। तो सर वैसे इस चैप्टर ने हमें ये सिखाया है कि हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीज, जिंक, लेड कुछ अमाउंट के अंदर होंगे, टॉलरेबल हो जाएगा। एक्सेस होते ही वो हमारी बॉडी के अंदर पर्टिकुलर किसी ना किसी डिजीज को करेंगे, चाहे हमारी बॉडी हो चाहे वाटर बॉडी हो, उसके अंदर भी वो हार्मफुल हो सकते हैं। तो इस चैप्टर ने हमने यही सिखाया है कि वेस्ट मैनेजमेंट कैसे करें, कौन कौन सी चीजों से पॉल्यूशन हो रहा है,
हमें क्या करना चाहिए, कौन सी ह्यूमन एक्टिविटीज होती है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर रही है। तो हम बात कर रहे थे बिगिनिंग के अंदर कोरोना की। एक छोटा सा वायरस, देखो वायरस क्या है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कड़ी होती है वायरस। फॉर एग्जांपल वायरस इसके ऊपर भी लग सकता है, लेकिन ये क्या है, नॉन लिविंग है। लेकिन ये अगर किसी बॉडी में इंटेक करता है तब वो जाकर के लिविंग हो जाता है, रिप्रोडक्शन करता है, फैलता है ना, तो ज्यादा अमाउंट के अंदर बढ़ जाता है। सिमिलरली कोरोना तो एक नॉर्मल सी बात है, आज तक किसी भी सर्दी जुकाम का कोई भी इलाज नहीं आया, लेकिन इलाज भी क्या है, वेस्ट मैनेजमेंट ही सबसे बड़ा इलाज है। हम आसपास गंदगी है, बिना हाथ धोए ही खाना खा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, समोसा कचौरी वगैरह खा रहे हैं, वो किस तरह से बना है, क्या वो प्रॉपर हाइजीनिक नहीं है या नहीं है, ये हम नहीं देखते। लेकिन एक चीज ध्यान रखना बच्चों, ये हाइजीनिक का जो सिकनेस है ना, वो भी खतरनाक चीज है। बहुत ज्यादा बार बार ही 50 बार हाथ धो रहे हैं, किसी से टच भी नहीं कर रहे हैं, आप दूर हटो आप दूर हटो, हम तो हाथ धो रहे हैं। तो ये जो सिकनेस आ जाती है कि ये कोरोना हो जाएगा वो हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा भी हाइजीनिक, ओवर हाइजीनिक भी जरूरी नहीं। जैसे हमने बात किया CO2 कम अमाउंट के अंदर है तो भी चलेगी, ठीक है, लेकिन एक्सेस के अंदर होते हैं वो काम नहीं आएगी। तो एक्सेस हर चीज की हो, जैसे हमने बोला कि शुगर जो होती है, कई लोगों को मीठा पसंद है, लेकिन उसमें पूरा ही किसी हलवे के अंदर पूरी ज्यादा शुगर मिला दी तो वो भी नहीं खा पाएगा। क्लियर। नमक, किसी को नमकीन चीजें पसंद है, नमक ज्यादा हो गया तो भी प्रॉब्लम है। तो किसी भी चीज की एक्सेस, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो, वो भी क्या है, हार्मफुल ही है। आप कभी पढ़ना कि ऑक्सीजन जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है एटमॉस्फेयर के अंदर, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही अगर होती, या जो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है उसमें ओनली अगर ऑक्सीजन हो तो भी दिक्कत है। ऑक्सीजन रिच ब्लड होने से उसका जो फ्लो है वो कम हो जाएगा, तो उसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, उसका फ्लो में भी क्या होगी, रुकावट आएगी। तो जो एक्सेस है वो किसी भी चीज की काम की नहीं है। हम चाहते हैं कि बारिश होनी चाहिए, नेचुरल प्रोसेस, लेकिन बारिश की अगर एक्सेस होगी तो क्या हो जाएगा, फ्लड आ जाएगी। क्या वो डिजायरेबल है? नहीं है। तो ये सुनामी और फ्लड है, ये डिजायरेबल नहीं है। तो यही बात कहावत है कि अति सर्वत्र वर्ज्यते। क्लियर। नेक्स्ट हम एक बात कर रहे हैं, एसिड रेन कॉजेज। आप जानते हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक है, क्लोरोसिस होगा उससे, इंक्रीजिंग एसिडिटी ऑफ सॉइल, ऑब्वियस है, एसिड रेन आकर कहां जाएगी, जमीन में, सॉइल में होगी। नेक्स्ट, कोरोडिंग ब्रिजेस एंड बिल्डिंग्स, यस, सारे होंगे। ब्रिज और बिल्डिंग की क्वालिटी को क्या कर देगी, एसिड रेन कम कर देगी। क्लियर। तो किसी भी कंट्री के लिए या वर्ल्ड के लिए ये चैलेंज है कि किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट करें और कम से कम पॉल्यूशन करें। हमने अपने स्टैंडर्ड ऐसे बना दिए हैं कि एक ही इंसान के पास में 2-2 सेल फोन है, एक ही फैमिली के अंदर 5-6 सेल फोन है। अब उससे भी पॉल्यूशन होता है, रेडिएशंस का। हाँ, हम मानते हैं कि ये चीजें आजकल के मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जरूरी है, होनी चाहिए, लेकिन 4-5 गाड़ियां हैं, वो एक ही इंडिविजुअल मेंबर जो कार वगैरह चला रहे हैं, 2-3 लोग पास पास में हैं, सेम जगह जाना है तो कार की पुलिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो कार को शो ऑफ करना है। तो ये इससे बहुत तरह का पॉल्यूशन हो रहा है। यस, ऑब्वियसली आपका पैसा है, आपने उसमें पेट्रोल में यूज किया, आपने गाड़ी उसको खरीदी, लेकिन किसी भी चीज की जब एक्सेस होती है तो आप देखो ट्रैफिक कितना सारा बढ़ गया है, डे बाय डे पॉपुलेशन बढ़ रही है, ट्रैफिक बढ़ रहा है, तो ह्यूमन जो एक्टिविटीज है उससे पॉल्यूशन भी बढ़ रहा है। ये जो प्लास्टिक के मैनेजमेंट करना बहुत 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 ज्यादा डिफिकल्ट हो गया है। यूज एंड थ्रो चीजें बहुत आ तो रही है, यूज उसका कर ले, उसके बाद में थ्रो होने कर वो कर रही है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कर रही है। इनको ही हमें रोकना है, इनका ही कुछ ऐसी प्लानिंग करनी है। जैसे कि ग्रीन केमिस्ट्री के अंदर उन्होंने 2005 के अंदर नोबेल प्राइज मिले था, तो हमें चाहे नोबेल प्राइज मिले ना मिले, हमारा जो अंदर कॉन्शियस है वो हमें एक प्राइज देगा कि यस, आज आपने वाटर का वेस्ट नहीं किया। ऐसा नहीं कि बिना नहाए, नहाना तो पड़ेगा ही, वाटर को वेस्ट नहीं किया आपने, ठीक है। आपने कहीं पे जाकर कोई प्लास्टिक गंदगी नहीं की, जो भी घर के अंदर कचरा था उसको हमने ड्राई अलग किया, वेट अलग किया, किचन वाला वेस्ट अलग किया, डंपिंग एक प्रॉपर जगह पे की, तब जाकर के हम भी एक ग्रीन एनिमल बनेंगे। जब ग्रीन केमिस्ट्री को हम सपोर्ट करेंगे, ग्रीन का मतलब नहीं है कि पुताई कर ली हरे रंग की, नो, ग्रीन इट मींस, ग्रीन वर्ड भी आता है इको फ्रेंडली के लिए। हरित क्रांति भी आपने पढ़ा होगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन, वो भी क्या आएगी, प्लांटेशन ज्यादा किया जाए एग्रीकल्चर के अंदर भी। तो प्लांटेशन भी ज्यादा हो, उसके लिए उसको मेंटेन करना बहुत जरूरी है। नेचर का जो सिस्टम चलता है, इवेपोरेशन, क्लाउड, रेन,
उससे फिर काफ़ी सारा वेजिटेशंस होती है। लेकिन ये नेचर का जो सिस्टम है बच्चों, उसको हमें मेंटेन करना है। दिस इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू मेंटेन द सिस्टम ऑफ नेचर, बिकॉज वी आर द पार्ट ऑफ दिस नेचर, वी आर नॉट द एलियन। एलियन किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ नहीं होता है, एक अनजान स्ट्रेंज के लिए भी हम बोलते हैं। तो हमें प्रकृति को, नेचर को जानना है। इस नेचर के लिए हमें एलियन नहीं बनना है। वी मस्ट रेस्पेक्ट दिस नेचर। इसी के अंदर हम जो फ्रूट्स मिल रहा है, हमें वेजिटेबल्स मिल रहे हैं, ऑक्सीजन मिल रही है, हमें हरियाली मिल रही है, हमें हम किसी ग्रीन एरिया में जाकर कैसे सेल्फी फोटो वगैरह लेते हैं, कितना अच्छा गार्डन है, कलरफुल है, कितने अच्छे फ्लावर्स हैं। तो हमें उस नेचर को रेस्पेक्ट करना चाहिए। यही इस चैप्टर ने हमें सिखाया है, और यही कोरोना ने भी हमें सिखा दिया कि नेचर को अगर रेस्पेक्ट नहीं करेंगे तो ये इंसान कितना भी अगर आगे बढ़ जाए, उसको अपने घर में कैद होना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो नेचर को रेस्पेक्ट नहीं करते। इसका मतलब क्या हुआ? रोज सुबह नेचर लिख करके सामने गुड मॉर्निंग नेचर, नहीं, ये नहीं है। जो नेचुरल चीजें हैं उसको मेंटेन करो, उसको डिस्ट्रॉय ना करो। इसी को हम बोलते हैं नेचर का रेस्पेक्ट। तो होपफुली हर बच्चा जो आज ये देख रहा है वो नेचर को रेस्पेक्ट करेगा और उसके अंदर कुछ ऐसे मैनेजमेंट करेगा जिससे कि वेस्ट कम से कम हो, इको फ्रेंडली हो, और ग्रीन केमिस्ट्री का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे बढ़े। तो इसी के साथ हम चैप्टर फिनिश करते हैं। आप जानते ही ये चैप्टर हो गया है फिनिश। कुछ क्वेश्चन भी कर लिए। डीपीपी के अंदर आपको जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप करना, जिससे आपकी इसकी प्रैक्टिस होगी। एक आधा क्वेश्चन हर बार कॉम्पिटिशन के अंदर आपको देखने को मिलता ही है, ठीक है। तो होपफुली आप इसमें बेस्ट करेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।